नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर रोजगार विद आदित्य पर। मैं आदित्य राज आपको पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं से न्यूज या करंट से संबंधित जानकारी आप हासिल कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो न्यूज एनालिसिस देखते होंगे पर डे। लेकिन हाँ, डेली डेली आप करंट अफेयर कितना पढ़ेंगे, कितना अपनी मेमोरी में सेव करेंगे, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है केवल उतनी ही इसकी कैपेसिटी होती है जितना वो आपके लिए अलग अलग होती है। दोस्तों, करंट अफेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि मैं करंट अफेयर में क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या छोड़ूं, क्या न छोड़ूं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको करंट अफेयर से में समझ में नहीं आता कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में पढ़ना ही केवल करंट अफेयर की तैयारी नहीं होती है दोस्तों, उसको अपनी किताबों से, अपने सिलेबस से मैच करना भी करंट अफेयर की तैयारी के लिए बहुत अहम हो जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं लेकिन अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, अपनी किताबों से उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब वो आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग विषय के अलग अलग क्लासें होंगी। अगर संविधान की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें केवल संविधान की ही करंट अफेयर रहेंगे जो किसी न किसी प्रकार से साल भर में कहीं ना कहीं न्यूज में, टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के रूप में छपी होंगी और उसकी थोड़ी सी मुख्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे विद्यार्थी होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर पॉइंट आपको बताऊंगा वो डायरेक्टली आपके बुक से और वो करंट अफेयर से रिलेट करके रहेगा दोस्तों। और ये अगर आप यूपीएसआई, यूपीपी या फिर एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरे भारत में कहीं से भी कर रहे होंगे तो ये सब के लिए है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। तो शुरू करते हैं हम आपकी इस क्लास में करंट अफेयर आपके लिए। दोस्तों, करंट अफेयर में पहली पॉइंट जो हमारे पास आ जाती है वो आता है जातिगत जनगणना। दोस्तों, जातिगत जनगणना ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ भारत में जो राजनेता हैं वो जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत ही ज़्यादा विषय पर चर्चाएं किए थे। तो ये हम भी चर्चा करते हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जातिगत जनगणना की तो ये संविधान की अनुच्छेद जो होता है दोस्तों, ये 246 पे अंकित किया गया है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 246 पे अंकित किया गया है, साथ में 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जो 7वीं अनुसूची है, जो अनुसूची है उसमें दोस्तों ये रखा गया है। और उससे खास बात ये है कि ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का विषय। तो ये आपको जातिगत जनगणना से संबंधित 3 बातों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेव करके रखना है कि जातिगत जनगणना से संबंधित पहली चीज जो अनुच्छेद है संविधान की वो 246 में है। ये 7वीं अनुसूची का विषय है और संघ सूची का विषय माना गया है। 7वीं अनुसूची में रखा गया, संघ सूची का विषय माना गया है। ठीक है, तो ये पहला न्यूज जो काफी ज्यादा था ट्रेंड में। दूसरा अगर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, तो दूसरा न्यूज हमारा आता है नागरिकता से संबंधित। तो नागरिकता से संबंधित जो वो क्या चीजें था, आप इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज कि अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद जो है वो कौन सा, अनुच्छेद 5। ठीक है, ये नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 6 आता है दोस्तों। अनुच्छेद 6 जो होता है ये पाकिस्तान से जो इंडिया आते हैं, पाकिस्तान से भारत में जो प्रवास करते हैं, वो जो नागरिक होते हैं उनकी नागरिकता की बात कही गई है। एक आ गया इससे में खास आता है कि अनुच्छेद 8 जो होता है ये भारत के जो मूल होते हैं, अर्थात भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं उनकी नागरिकता की बात करता है, जो विदेशों में रहते हैं अर्थात भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित होता है। ठीक है,
और अनुच्छेद 11 दोस्तों आता है, अनुच्छेद 11 आता है कि जो नागरिकता से संबंधित जो कानून होते हैं ये कौन बनाता है। तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 11 जो है ये बताता है कि संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है, अगली मैं बात करता हूं दोस्तों समान नागरिक संहिता। इसी में आपका खास आ जाता है यूसीसी। ध्यान रखना है, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। अगर मैं बात करूं तो समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी जो होता है ये अनुच्छेद 44 में रखा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 25 जो होता है ये यूसीसी के विरुद्ध तर्क देता है कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती जो है धार्मिक जो कानून होता है उसको आप नहीं लाद सकते हो, नहीं करवा सकते हो। तो ध्यान रखना है, इसी में एक खास बात आ जाती है कि जो दोस्तों अनुच्छेद 25 होता है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये भारत के हर एक नागरिक को उसको सौंप दिया गया है कि वो किस धर्म में रहना चाहता है, किस धर्म में नहीं रहना चाहता है, वो क्या किसी धर्म के बारे में क्या कहना चाहता है, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रखिए किसी के धर्म के बारे में गलत या बुरा नहीं कहने की देते हैं। ये आपके वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये 3 पॉइंट हमने आपको ये बता दिया जो करंट में काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों अगली बातें अगर हम करते हैं करंट में जो चल रहा था वो चौथा न्यूज़ हमारे पास था। वो चौथा न्यूज़ दोस्तों हमारे पास था संपत्ति के अधिकार से संबंधित, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों करंट अफेयर आप लोग पढ़ते होंगे ये मुझे यकीन है, लेकिन मैं आपसे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि करंट अफेयर जो पढ़ते हैं क्या वो आपके एग्ज़ाम में आता है? क्या आप जो पढ़ते हैं वो आप अपने एग्ज़ाम पेपर्स में देखते हैं? संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप देखते हो, लेकिन मैं इस प्रकार से आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस को भी कवर करता चलेगा और साथ साथ में जो हॉट न्यूज़ में थे या जो समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलते थे वो भी कवर होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं विषय टू विषय बात करने की बात करूँगा। दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है ये आपको पता है कि ये अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। और यहाँ ध्यान रखना है कि प्रारंभ में अनुच्छेद 19(1) का F के तहत और 31 के तहत एक मूल अधिकार था। पहले इसको क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार रखा गया था और वो किस अनुच्छेद के अंदर, तो 19 के 1 के F के अंदर और 31 के अंदर रखा गया था। लेकिन इसमें संवैधानिक संशोधन हुआ। वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 44वां संवैधानिक संशोधन था। दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, ठीक है। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसको क्या किया गया कि मूल अधिकार से हटा करके, जो मूल अधिकार थे उससे हटा करके इसको क्या कर दिया गया, इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रखना है कि अब जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार न होते हुए संवैधानिक अधिकार है और जिसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। और इसका संशोधन जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया था। दोस्तों अगली बात करते हैं हम नए राज्यों की मांग और गठन की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो 5वां न्यूज आता है ये नए राज्यों की मांग की बात करता है। नए राज्यों के गठन और मांग की बात करता है, नए राज्यों के गठन और उनकी मांग की बात करता है। तो दोस्तों संविधान की अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और उनके नामों में बदलाव संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 ये क्या करता है, अनुच्छेद 3 जो है ये जो राज्य है नए राज्यों को बना सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, ठीक है। नए राज्यों
का गठन कर सकता है और मौजूदा राज्य क्षेत्रों में और उनकी सीमाओं में, अर्थात सीमा, नाम और क्षेत्रों को बांट भी सकता है। नए क्षेत्रों का गठन संबंधी प्रावधान रखता है। तो ध्यान रखना है कि नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और नए क्षेत्रों का निर्माण अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अगर मैं बात करूं तो ये बातें आती हैं कि नए राज्यों की मांग किससे बने, तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके। तो बहुत सारे कारणों में दोस्तों ये आ जाता है कि जैसे भाषा के आधार पे नए राज्यों का गठन हो गया और धर्म के आधार पे कई सारे राज्यों का लगभग माना गया ऐसा, और भाषा के, रीति रिवाज, कल्चर के, ऐसे कई सारे जो निर्णय आए या बातें आई जो नए राज्यों की बातें करता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 3 में जो नए राज्यों के गठन और उनकी सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन और उनके नामों में बदलाव करने की बातें कही गई। तो ये आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 जो है ये काम करता है, ठीक है, ये सबके लिए है। अगर मैं अगले करंट की बात करूँ, छठे करंट की, तो ध्यान रखना दोस्तों दल बदल विरोधी कानून की। ध्यान रखना है कि दल बदल जो विरोधी कानून है, विरोधी कानून, ये बहुत खास होता है दोस्तों। दल बदल विरोधी कानून जो होता है ये 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 को आया गया। तो ध्यान रखना है कि 92वें संविधान जो संशोधन था 1985, माफ कीजिएगा दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन 1985 को ये कानून लाया गया और ये इसको कहाँ जोड़ा गया, तो दल बदल विरोधी कानून को ला करके 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून जो था ये 1985, 92वें संविधान संशोधन 1985 को 10वीं अनुसूची में रखा गया। ये आपके लिए बहुत खास हो जाता है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस अनुसूची में है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो 10वीं अनुसूची में है और उसका संशोधन कब किया गया था, तो 92वें संविधान संशोधन में किया गया था। दोस्तों ये सारी बातें हो जाती है करंट से संबंधित जो आपके लिए खास होती हैं। अगर मैं अगली बात करता हूँ तो